नमस्कार, सबका साथ सबका विकास। मैं हूं अर्जुन और माहेश्वरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, उसकी पद्धतियों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, उसकी पद्धतियाँ और उसकी परंपराओं के बारे में। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन की परंपरा है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से, तो हिंदी साहित्य की इतिहास की दृष्टि से हम देखेंगे तो यह ग्रंथ कब से मिलता है? भक्ति काल से ही मिलने लगता है। जैसे गोकुलनाथ क्या लिखे? 84 वैष्णवन की वार्ता लिखे हैं। गोकुलनाथ जो है 84 वैष्णवों की जीवन के बारे में लिखे हैं और उसे 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, यहाँ पर ये 252 वैष्णवों की जीवन के बारे में लिखे हैं और 252 वैष्णव की वार्ता हो। नाभादास भक्तमाला लिखे, किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो पहले लिखा गया था 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाला, ये क्या है? कवियों का विवरण मात्र, यानी कवियों के जीवन के बारे में लिखा गया था केवल, इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के परंपरा का प्रारंभ कब हुआ? 19वीं सदी में। 19वीं सदी से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ हुआ। और पहले के कौन लिखे? गारसाद तासी। गारसाद तासी ने पहले लिखे इस्तवार द ला लिटरेटिव एंडो हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में इसको लिखे थे। यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कुछ पद्धतियाँ हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया 4 पद्धतियाँ हैं। 4 पद्धतियाँ कौन कौन से पद्धतियाँ हैं? वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, फिर आ गया कालानुक्रम पद्धति, फिर वैज्ञानिक पद्धति और फिर से विधेयवादी पद्धति। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि वर्णानुक्रम पद्धति, अल्फ़ाबेटिकल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर लेखकों के नामों के अक्षर के क्रम में, यानी लेखक हो गए कौन? यहाँ पर देखते हैं कबीर दास, तो उनके जो है पहले अक्षर क तो लिखेंगे तुलसीदास, ठीक है। तो यहाँ पर तू को देखेंगे तो लेखक के नाम के पहले अक्षर को देखते थे और उसके क्रम में रखा जाएगा, ठीक। कवियों का परिचय व रचनाएं मिलता है। और काल क्रमानुक्रम पद्धति जो है ये समय और तिथि के अनुसार, यानी लेखक के जन्म काल के अनुसार यहाँ पर बताया जाता है। फिर आता है वैज्ञानिक पद्धति, यहाँ पर तथ्य की निरपेक्ष खोज, तथ्य संकलन किया जाता है, ठीक है। और विधेयवादी युग की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इसका विस्तृत चर्चा नीचे दिया गया है, ठीक है। तो ये आ गया वर्णानुक्रम पद्धति। कौन सा पद्धति? वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। तो उनके नाम दे दिए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, तो उनके नाम के प्रथम अक्षर या प्रथम वर्ण के क्रम से रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, यहाँ पर उदाहरण के लिए तुलसीदास को दिया, चिंतामणि को, केदारनाथ सिंह को। देखो का समय भले ही भिन्न हो किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा। तुलसीदास हमें जानते हैं कि पहले आए हैं, उसके बाद चिंतामणि, फिर केदारनाथ आएगा, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति में उसको रखा जाएगा तो पहले केदारनाथ सिंह आएगा, फिर चिंतामणि आएगा, फिर तुलसीदास आएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ण क है पहले, फिर च, फिर त, ठीक है। तो वर्ण के क्रम में रखा गया। तो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन है। तो इसे क्या शब्दकोश लेखन की तरह लिखे, ऐसा बोल के इसे असंगत माना गया। गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया। गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाए हैं। फिर आ गया कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल या समय के क्रम से दिया जाता है। यहाँ पर रचनाकारों की
जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है, यानी रचनाकार पहले जन्म हुआ उसको पहले रखा जाएगा, जो बाद में जन्म हुआ उसको बाद में रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि ब्रूत संग्रह, यहाँ पर एक नाम आता है कवि ब्रूत संग्रह। तो आखिरकार ये कवि ब्रूत संग्रह क्या है? तो जिस ग्रंथ में कवि के जीवन के इर्द गिर्द ही विषय घूमता रहता है, तो इसे कवि ब्रूत संग्रह, ब्रूत माने गोलाकार, कवि के चारों ओर गोल की तरह घूमता रहता है, यानी जीवन के विषय में सिर्फ लिखा जाता है, तो कवि ब्रूत संग्रह कहा जाता है। इस कालानुक्रम पद्धति को जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है, यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। ठीक है, फिर आ गया वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? इसमें रचना का या ग्रंथ का निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन, यहाँ पर निरपेक्ष और तटस्थ तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, यहाँ पर तथ्य संकलन करता है सिर्फ। इतिहास, यहाँ पर विद्वान मत देते हैं कि इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन नहीं है, बल्कि क्या है, उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण भी है। तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति में क्या करते हैं भाई, केवल निरपेक्ष होकर और तटस्थ होकर तथ्य संकलन करते थे, यहाँ पर व्याख्या नहीं करते थे एवं विश्लेषण भी नहीं किया जाता था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। फिर आ गया विधेयवादी पद्धति। ये बहुत बढ़िया पद्धति है और इसको सर्वमान्य रूप से ग्रहण किया गया है। फ्रेंच विद्वान, कहाँ के विद्वान? फ्रेंच विद्वान तेन ने इस सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। इसको स्थापित कौन किए थे? फ्रेंच विद्वान तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों में, कितने शब्द? 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। पहला जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, तो किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा? उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण आवश्यक है। तो हमें किसी भी जाति या किसी भी परिस्थिति को या किसी भी काल को समझने के लिए हमें पहले उसकी जाति, उस समय जो है कौन कौन सी जाति थे वहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा। उस समय की वातावरण कैसा था उसको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और उस समय के क्षण विशेष को ध्यान देंगे तो उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उस समय जो उस काल में क्या क्या हो रहा था और किस प्रकार की परिस्थितियाँ थी। इसे इतिहास लेखन की क्या है? व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या हो सका? साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे विकसित पद्धति माना गया। हिंदी में तो देखो भाई, हिंदी में सबसे पहले इस पद्धति को कौन यूज किए? इसको तो तेन ने पहले बनाए थे, स्थापित किए थे, लेकिन हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है। जैसे साहित्य के संबंध में बताते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य, यानी जितने भी देश है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के जनता की सोचने और विचार करने की जिस प्रकार के विचार वो लोग करते होंगे उसका साहित्य उसी प्रकार होगा, ऐसा कहा है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए
साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूरा याद रख लेना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी कवि और साहित्य इतिहासकार के मध्य तुलना करते हुए साहित्य इतिहासकार को कवि से श्रेष्ठ बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। वक्तव्य एवं काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज को ये पहला कवि वृत्त संग्रह कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला कवि वृत्त संग्रह कौन सा है, पूछ देगा नेट में। फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। फिर मिश्र बंधु विनोद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कह दिए और फिर प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कह दिए, दो नाम देते रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी अपने नामकरण के दो आधार बताते हैं। जो नामकरण किए हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल कह दिए, फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल कहे। तो उन्होंने जो नामकरण किए हैं वो किस प्रकार, दो प्रकार के आधार से किए हैं। यहाँ पर बताते हैं, काल विभाजन के भीतर प्राप्त होने वाले विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, ये किस प्रकार से काल विभाजन किए, रचनाओं की प्रचुरता पर, जिस रचना ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिस प्रकार की रचनाएं ज़्यादा मात्रा, यानी वीर रस की रचनाएं ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो यहाँ पर वीर रस की रचनाएं आदिकाल में ज़्यादा मिला। ठीक है, श्रृंगार रस की रचनाएं मिलती थी लेकिन कम मिलते थे, वीर रस की रचनाएं बहुत मिलते थे। और ग्रंथों की प्रसिद्धि, रचनाएं केवल मिलना नहीं है, वो फेमस भी होना चाहिए, प्रसिद्ध भी होना चाहिए वो रचना। ठीक है, इन दोनों आधार पर ये नामकरण किए हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है, किसी काल का विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काल विभाजन जो कवि कर रहे थे पहले, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए ये कहते हैं, किसी काल का विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम दे देने या दो हिस्से कर डालने से ऐतिहासिक विभाजन नहीं कहलाता। यानी किसी भी काल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, इस प्रकार से पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर देना, ये ऐतिहासिक काल विभाजन नहीं कहलाता। ठीक है, किसी काल के, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो कि सभी काल के कवियों के बारे में थोड़ा बहुत जो चर्चा किए हैं, वो उस काल के क्या है, दिग्दर्शन मात्र है, कि इस काल में ये कवि थे, इसके बारे में थोड़ा सूचित किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल आलोचना के संबंध में क्या बताए हैं, इसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तो भाई तुम्हें पूछेगा कोई, क्या इतिहास की पुस्तक में आलोचना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप रामचंद्र शुक्ल के कोटेशन को उठाकर रख देना है, वहाँ पे बोलना है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ोगे तो एक एक लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आधुनिक काल में गद्य का, किसका,
गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान ऐतिहासिक घटना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये पूछेगा कि आधुनिक काल में सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कौन सा है, कि गद्य का आविर्भाव होना। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो गद्य का आविर्भाव नहीं हुआ था, उस समय पद्य रचनाएं किए जा रहे थे, यानी पद्य की पुस्तक लिखे जा रहे थे, गद्य का नहीं लिखा जाता। तो आधुनिक काल में गद्य का आरंभ हुआ, जो कि सबसे प्रधान ऐतिहासिक घटना है। अब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पर मोस्ट लिखा है उसको नोट डाउन कर लेना भाई, ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन में आएगा। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना, क्या है, अपने सिर पर बला मोल लेना ही समझ पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उस समय अगर किसी कवि के ऊपर लिख दोगे भाई, वो रुष्ट हो जाएंगे, फिर लिखेंगे तुम्हारे बारे में अनब शनब। लेकिन रामचंद्र शुक्ल छूटे नहीं, किसी को भी नहीं छोड़े, वो सबके बारे में लिखे, जो भी गलत हुआ उनके सामने उसके बारे में वो लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंस है कि रीतिकाल के कवियों का, कौन से काल की, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कि रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल के कवियों की, तो सभी अपने इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए मिश्र बंधु विनोद से नहीं लिए हैं, वो रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण लेने के लिए मिश्र बंधु विनोद से वो क्या सामग्री लिए हैं। यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद के अलावा कौन कौन सी पुस्तक से सहायता ली है उसके बारे में बताया है कि मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों का नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। कौन सा, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास का, इनसे वो सहायक सामग्री लिए हैं। फिर कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी, फिर ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरि, इनकी पुस्तक से ये हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में सहायता प्राप्त किए हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर कहते हैं रीतिकाल के जो कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य इतिहास की एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन। भाई कवि कीर्तन करना था तो कवि के बारे में रिसर्च करते, लेकिन मुझे तो कवि कीर्तन करना ही नहीं था, इसलिए मैंने रीतिकाल के जो कवियों के परिचय में मिश्र बंधु विनोद से ही लाकर चिपका दिए। यहाँ पर फिर रामचंद्र शुक्ल का क्या, काल विभाजन ठीक है, एवं नामकरण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को कह दिया वीरगाथा काल, और उसका समय दे दिया 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को कह दिया भक्तिकाल, उसका समय संवत 1375 से 1700। फिर उत्तम मध्यकाल को कह दिया रीतिकाल, और उसका समय संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को कह दिया गद्यकाल, और उसका समय दे दिया 1900 से 1984। वीरगाथा काल, गद्यकाल याद रखना। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ, उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन लिखे हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया था। मुख्य तथ्य, कोई विद्वानों ने इसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। कई विद्वानों ने, सबने नहीं माना। इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, इसमें क्या हुआ था, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिंदी को क्या किया, यहाँ पर हिंदी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू से अलग किया। तो यहाँ पर ये क्या किए, पहली बार जो है हिंदी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी ये सब मिक्स होकर जो उर्दू था उससे अलग हटा दिए, उर्दू से दूर कर दिए हिंदी को। इसमें पहली बार
कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया। पहली बार क्या है, कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया। संपूर्ण ग्रंथ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11 अध्याय में विभक्त किया गया, यानी काल विभाजन जो किया है 11 भाग में काल विभाजित किए हैं। प्रत्येक अध्याय एक एक काल का सूचक है। इसमें कुल कितने कवि, 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 886 कवियों का विवरण का आधार कौन सा है, शिव सिंह सरोज। तो भाई यहाँ पर देखिए कि जज ग्रियर्सन ने 952 कवियों को तो शामिल किया उनके ग्रंथ में, लेकिन उसमें से 886 कवि जो शिव सिंह सेंगर से डायरेक्ट उठाकर चिपका दिए वहाँ पर। फिर ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम कौन, ग्रियर्सन ने ही सर्वप्रथम भक्ति काल का समय कब से, 16वीं से 17वीं शताब्दी, उसे स्वर्ण युग कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनका अनुवाद किया। कौन सा अनुवाद, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन का पुस्तक है, उसको अनुवाद करके हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से कब प्रकाशित किया, 1957 में प्रकाशित किया। ठीक है, करवाया। साहित्य इतिहास में यह ग्रंथ नींव की पत्थर की तरह है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद नामक एक ग्रंथ लिखे। इसके प्रथम तीन भाग 1913 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और चौथा भाग जो है 1934 में। पहला 3 भाग कब हुआ था, एक भाग, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो है कब, 1913 में प्रकाशित हुआ था, और चौथा भाग 4 नंबर भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं के नाम, मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है, ये PYQ है एक प्रकार से। तो इसका क्रम से पूछा जाता है, रखो, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको याद रखना है गणेश, श्याम, सुखदेव। ठीक है। मुख्य तथ्य, इसमें 4591 कवियों को शामिल किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा कवियों को शामिल किए हैं यहाँ पर, लगभग 5000 की तरह। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 5 कालों में, तो इतिहास को काल विभाजन जो किया 5 कालों में विभाजित किया, और व्यवस्थित रूप से काल विभाजन और नामकरण करने का श्रेय मिश्र बंधु को जाता है। ठीक है। फिर आ गए रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो रामचंद्र शुक्ला 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे। ठीक है। यह ग्रंथ जो है नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था, और इसमें किस नाम से, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसे कौन से रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जिसे बाद में हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया गया। तो पहले लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, और उसे बाद में हिंदी साहित्य का विकास नाम दे दिया। विशेषताएं, यह हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। ठीक है भाई। इसमें रचनाकारों के इतिवृत्त के स्थान पर, तो यहाँ पर रचनाकारों के इतिवृत्त के स्थान पर रचनाकारों के वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया। इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। जाति, वातावरण, क्षण विशेष को ज़्यादा ध्यान दिया गया, करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में इतिहास का विश्लेषण किया गया। तत्कालीन उस समय की युगीन परिस्थिति कैसा है उसको ध्यान दिया गया यहाँ पर। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग, तो यहाँ पर क्या किए, अपभ्रंश साहित्य जो थे ये हिंदी से अलग कर दिए। कौन से साहित्य को, अपभ्रंश साहित्य से, करते हुए इसे पूर्व पीठिका
के रूप में, अपभ्रंश साहित्य को पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया। इसका काल विभाजन इतना तार्किक था कि परवर्ती साहित्यकारों ने प्रायः उसी का प्रयोग किया। रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है इतना तार्किक था कि परवर्ती साहित्यकार जो आए वो रामचंद्र शुक्ल को ही अपनाए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पर रामकुमार वर्मा लिखे हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कौन सा इतिहास? आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशित कब कर रहे थे? 1938 में इसे प्रकाशित करवाए थे। इस ग्रंथ की काव्यात्मक भाषा और आकर्षक प्रस्तुति ने पाठकों को बहुत प्रभावित किया। इसमें केवल यहाँ पर जो आलोचनात्मक इतिहास लिखे इसमें आदिकाल व भक्तिकाल यानी दो काल को ही लिए है भाई, आदिकाल और भक्तिकाल, और 693 और 1693 ईस्वी से 693 से 1693 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है, तक की अवधि का शामिल किया गया है और इसे अधूरा ग्रंथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर केवल आदिकाल और भक्तिकाल ही है, रीतिकाल नहीं है, आधुनिक काल भी छोड़ दिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को, कौन से? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को कह दिया संत काव्य, रामकुमार वर्मा, और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा जो मणिमय जयसी सूफी काव्य धरा, तो सूफी काव्य नाम कौन दिए थे? ये रामकुमार वर्मा जी दिए थे। इसमें अपभ्रंश, इसमें जो है जो उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखे उसमें अपभ्रंश साहित्य को बड़े हिस्से को शामिल किया। देखो भाई यहाँ पर तुलना हो जाता है कि रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से अलग हटा दिए और रामकुमार वर्मा अपभ्रंश साहित्य की बड़े हिस्से को शामिल कर दिए। ठीक है, करते हुए आदिकाल को ये नाम दिए, कौन कौन से नाम दिए? संधि काल एवं चारण काल। तो संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश रचनाओं को शामिल कर दिया और फिर चारण काल यहाँ पर आता है, संधि और चारण काल। थोड़ा वेट, चार्जिंग थोड़ा लो हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, यानी स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ? हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखे 1929 में। वो क्यों लिखे? क्योंकि विश्व भारती के गैर हिंदी भाषिक साहित्य जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य में साहित्य से परिचित कराने के लिए। तो उन्होंने विश्व भारती में अध्ययन किए थे। तो विश्व भारती या शांति निकेतन, वहाँ पर जो गैर हिंदी यानी जिनका क्षेत्र हिंदी भाषा से संबंधित नहीं था, वो लोग हिंदी भाषा सीखने के लिए जो जिज्ञासु छात्र थे उनको हिंदी साहित्य के बारे में विस्तृत से बताने के लिए वो क्या किए थे? वो व्याख्यान दिए थे। इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे थे, ये व्याख्यान दिए थे। ये व्याख्यान दिए थे और उन्हें संशोधित करके हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी नामक ग्रंथ तैयार किया गया। और विशेषताएं इसमें क्या है? आदिकाल का स्वरूप निर्धारण,
यहाँ पर आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किए हैं। फिर भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, तो भक्ति काल के उदय के बारे में अच्छे से बताए हैं और पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध उद्घाटित करना। तो ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखे है इसमें आदिकाल का स्वरूप निर्धारण किए हैं, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, भक्तिकाल उदय कैसे हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, उसके बारे में बताए हैं। परवर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत से चर्चा किया गया है। उन्होंने हिंदी सूफी काव्यधारा का आधार संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश काव्य परंपराओं को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का यह एक सार्थक प्रयास था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ कवियों को, कुछ अपभ्रंश काव्य को छोड़ दिए थे और सिद्धनाथ के बारे में छोड़ दिए थे, उसमें इसको आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास था। फिर आ गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। ये 1965 ईस्वी में ये लिखे थे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में, इन्होंने कितने काल भाई 3 कालों में विभाजित कर दिया। प्रारंभिक काल, बहुत ही ईजी से वर्ड कि प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल या मध्यकाल और आधुनिक काल, सिंपल से बात कर दिया गणपति चंद्र गुप्त। प्रारंभिक काल जो पहले आया हुआ था काल, प्रारंभिक काल जो बीच में आया मध्यकाल, और जो अभी अभी जो आधुनिक युग में है आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है, ठीक है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये कब लिखे? 1986 ईस्वी में लिखे। मुख्य तथ्य, साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित, तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास का विकास लिखे उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित है, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगनी दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परवर्ती दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया। उन्होंने शुक्ल जी की कई स्थापनाओं को गंभीरता से पुनर्भाषित किया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो रामस्वरूप चतुर्वेदी है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो लिखे उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान मिले, उसके साथ साथ बहुत सारे पुस्तक मिला, पुरस्कार मिला, ठीक है। तो उन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टिकोण से प्रभावित थे, फिर भी वो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टिकोण को परस्पर संबंध स्थापित करने का प्रयास किए थे। भाषा और साहित्य के गहरे संबंध की खोज इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता। तो यहाँ पर भाषा और साहित्य के गहरे संबंध की खोज इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा की गई है, ठीक है। फिर दूसरा आता है रामनरेश त्रिपाठी। इन्होंने कविता कौमुदी लिखे है। क्या लिखे? कविता कौमुदी 1928 ईस्वी में लिखे हैं और ये 8 भाग में विभाजित कर दिया। इसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कवियों तथा लोकगीतों का संपादन किया है। तो यहाँ पर हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत कविताओं और लोकगीत का संकलन किया है। किसमें? कविता कौमुदी। नाम से ही पता चलता है कविता लिखा है कि यहाँ पर कविता संकलन कौमुदी। फिर पलट गया है रे, आगे का पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। फिर आ गया इस्तावार, ये पहले आना चाहिए था, वो पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया है। गार्सर तासी पहले विद्वान थे। इस्तावार द लाल तृत्व हिंदुस्तानी, ये 2 भाग
2 भाग है इसमें। 1839 ईस्वी ये प्रथम भाग और 1847 में ये दूसरा भाग संकलन किया गया है। और दूसरा संस्करण जो है ये 1871 ईस्वी में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए, इसमें 3 खंड कर दिए, दूसरा संस्करण है। इसमें उर्दू और हिंदी के कितने कवि, 738 कवियों को उनके अंग्रेजी वर्ण के क्रम में, इसमें वर्णानुक्रम पद्धति का किए थे, तो अंग्रेजी भाषा के वर्ण के क्रम से दिया गया था। केवल 72 कवि हिंदी से, यहाँ पर हिंदी के 72 कवियों को संबंधित किए थे या शामिल किए थे। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। एंद्री का मतलब यहाँ पर इस्तावाद लाल इत्र तो एंद्री हिंदुस्तानी जो है, एंद्री का अर्थ क्या है, हिंदवी। एंद्री का मतलब हिंदवी या हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, हिंदुस्तानी, जो कि है उर्दू। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित करवाया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो है काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया था। ठीक है। फिर लक्ष्मी सागर बाड़मेर ने इस ग्रंथ में वर्णित हिंदी रचनाकारों के संबंधी सामग्री का हिंदी अनुवाद किया। यानी लक्ष्मी सागर बाड़मेर ने जो गार्शल तारसी द्वारा लिखा गया इस्तवाद लाल तृतीय हिंदुस्तानी पुस्तक को हिंदी भाषा में अनुवाद किया। और क्या नाम दिया, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, और इसको प्रकाशित कर दिया 1952 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। फिर आता है मौलवी करीमुद्दीन, पहले आना चाहिए था, पेज थोड़ा गड़बड़ा है। तज़किराई शोराई हिंद लिखे हैं मौलवी करीमुद्दीन ने, और ये 1848 ईस्वी में लिखे हैं, और दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित। तो यहाँ पर दिल्ली कॉलेज द्वारा इसे प्रकाशित करवाया गया था। और इस ग्रंथ में 1004, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1004 कवियों का वर्णन दिया गया है, यानी 1004 कवियों को शामिल किए हैं। इनमें 1004 कवियों से 62 कवि जो है ये हिंदी से संबंधित है। पहले हम देख लिए 72 कवि जो है गार्शल तारसी ने हिंदी से संबंधित कवियों को शामिल किए थे, और तज़किराई शोराई हिंद में मौलवी करीमुद्दीन ने 62 कवियों को हिंदी के 62 कवि को शामिल किए हैं। इस ग्रंथ का महत्व इस बात में है कि इसमें सर्वप्रथम कालक्रम को ध्यान दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वप्रथम कालक्रम को किस में ध्यान दिया था, यहाँ पर मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किराई शोराई हिंद में कालक्रम को ध्यान में रखा गया था, किंतु नामकरण नहीं किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। क्रम को ध्यान दिया था लेकिन नामकरण नहीं किया था। इसे तबका शुअरा भी कहा जाता है, इसकी भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ला 1873 ईस्वी हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। तो महेश दत्त शुक्ला यहाँ पर बताते हैं कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी ग्रंथ है। यह नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। कहाँ से, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। फिर आता है शिव सिंह सेंगर जो है शिव सिंह सरोच लिखे, और इसमें रामचंद्र शुक्ल इसका प्रकाशन वर्ष बोल दिया 1883 ईस्वी, और ये भी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ही प्रकाशित हुआ था। इसका विवरण, इसमें सर्वप्रथम 1000 से ज़्यादा यानी 1003 भाषा कवियों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पर 1003 कवियों का विवरण दिया गया है। यह बाद के इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ रहा। विशेषता, इसके पूर्वार्ध में 838 कवि, तो इसके पूर्वार्ध में क्या है, पहले जो है 838 कवियों की रचनाओं के नमूने, तो पहले 838 कवियों की रचनाओं के
नमूने तथा उत्तरार्ध में, यहाँ पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कर दिए हैं, उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिए हैं। पूर्वार्ध में क्या है, 838 कवियों की रचनाओं के नमूने दिए हैं कि भाई ये इस प्रकार की रचनाएं लिखे हैं, ये रचनाएं लिखे हैं। और बाद में उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें वर्णानुक्रम पद्धति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है, वर्ण के आधार पर रखा गया है। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर काल विभाजन और नामकरण प्रयास नहीं किया गया। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कौन से ग्रंथ को कहा जाता है? शिव सिंह सेंगर को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें कितने कवि है ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। फिर आता है, उलट गया है नहीं, गंगा प्रसाद सिंह ने हिंदी के मुसलमान कवि नामक एक ग्रंथ लिखे। हिंदी के मुसलमान कवि, वियोगी हरि पहले बता चुके हैं, ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा, वियोगी हरि उप पंडित। तो ब्रज माधुरी सार जो है उसको ये संपादित किए थे विजयी हरि, और उसकी प्रेरणा कहाँ से लिए थे? पंडित राधाचरण गोस्वामी से। ये मोटिवेट कर दिया कि भाई आप लोग विजयी हरि या ब्रज माधुरी सार को संपादित करें। इससे प्रेरित होकर विजयी हरि ने ब्रज माधुरी सार को संपादित किए थे। फिर माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आधुनिक साहित्य का बीजक कौन सा है? बीजक धर्मदास लिखे, कबीरदास के संबंध में लिखे थे। तो माता प्रसाद गुप्त की द्वारा जो लिखा गया हिंदी पुस्तक साहित्य, इसे आधुनिक साहित्य का बीजक कहते हैं। फिर आता है मोतीलाल मेनेरिया, डॉक्टर मोतीलाल मेनेरिया ने लिखे राजस्थानी भाषा साहित्य। क्या लिखते हैं? राजस्थानी भाषा साहित्य। और एक पुस्तक लिखते हैं मोतीलाल मेनेरिया, राजस्थानी पिंगल साहित्य। कौन सा साहित्य? एक तो राजस्थानी भाषा साहित्य बोल दिए, और दूसरा पिंगल साहित्य। पिंगल में क्या है? श्रृंगारिक रचनाएं लिखा जाता है, श्रृंगार परक। क्या है? काल विभाजन एवं नामकरण। तो कौन से कवि कौन कौन से काल दिए? काल विभाजन एवं नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। पहले हम देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने काल विभाजन और नामकरण किया। उनका समय कब? 700 से 1300 ईस्वी तक। थोड़ा तो जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन और नामकरण। पहले आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रकार के नाम आएगा क्योंकि ये 12 भाग में विभक्त किए। तो ये हो गया पहला, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर आ गया दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। तो प्रेम काव्य को बताने के लिए बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा नाम दे दिए हैं, ठीक है। फिर तीसरा है ब्रज का कृष्ण काव्य धारा को बताने के लिए ब्रज, और उसका समय दे गया सन 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। ये 4 नंबर जो है ये मुगल दरबार, ये काल विभाजन है, ये काल है ये। फिर 5 नंबर में तुलसीदास। 6 नंबर रीति काव्य, और उसका समय दे दिया सन 1580 से 1692। 7 तुलसीदास के अन्य परवर्ती, यानी तुलसीदास के बाद में जो परवर्ती आए, इसका समय दे गया सन 1600 से 1700 ईस्वी। फिर आ गया 8 18वीं शताब्दी
18वीं शताब्दी और सन 1700 से 1800 ईस्वी। 9 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857। 10 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधु कौन कौन पहले से जान गए? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। कौन कौन? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु है। तो उनका काल विभाजन एवं नामकरण क्या है? तो उन्होंने 5 भागों में विभाजित किए। पहला प्रारंभिक काल दे दिए, फिर दूसरा माध्यमिक काल दे दिए, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परवर्ती काल और 5वां वर्तमान काल। ठीक है, तो उसके अंदर फिर से भाग कर दिए है कि पहला जो प्रारंभिक काल है उसको 2 भाग कर दिए। ये पूर्व प्रारंभिक काल और उसका समय दे दिए सन 700 से 1343। फिर उत्तर प्रारंभिक काल, उसका समय दे दिए 1344 से 1444। फिर दूसरा आता है, दूसरा काल क्या? माध्यमिक काल, उसको फिर 2 भाग कर दिए। पूर्व माध्यमिक काल और उसका समय 1445 से 1560। फिर आ गया पौढ़ माध्यमिक काल, उसका समय 1561 से 1680 विक्रम संवत ईस्वी। फिर अलंकृत काल जो है, अलंकृत काल को फिर से 2 भाग कर दिए। पूर्व अलंकृत काल सन 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत काल सन 1791 से 1989। ठीक है, फिर चौथा जो है ये परिवर्तन काल 1990 से कब 1890 से 1925 तक माना गया। और वर्तमान काल जो है 1926 से अब तक चल रहा है। फिर आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है, तो उन्होंने आदिकाल का कह दिया वीरगाथा काल और इसका समय दे दिया 1050 से 1375। फिर भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कह दिया और 1375 से 1700। फिर रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कह दिया और संवत 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल को कह दिया गद्य काल और उसका समय दे दिया 1900 से 1984। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब याद रखना जरूरी है। फिर आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। तो उन्होंने पहले कर दिया प्रारंभिक काल, रामकुमार वर्मा प्रारंभिक काल कर दिया और इसको फिर 2 भाग में विभाजित कर दिया, एक संधि काल और दूसरा चारण काल। संधि काल का समय दे दिया उन्होंने 750 से 1000 संवत और यहाँ पर चारण काल का संवत 1000 से 1375। फिर आ गया भक्ति काल नाम दिया, भक्ति काल 1375 से 1700। रीति काल ये 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। लगभग ये जो है रामचंद्र शुक्ल से मैच खाता है। पहले जो प्रारंभिक काल दिए वो कुछ उन दोनों को छोड़कर, यानी संधि काल 700 से 1000 कर दिए। चारण काल से देखो हम 1000 से 1375, यहाँ 1375 तक चले आते हैं। यहाँ पर वीरगाथा काल के भी एंडिंग समय 1375 है और उसके उपरांत ही सेम समान ही शुरू हो जाता है। लास्ट को ये सिर्फ रामचंद्र शुक्ल ने 1984 दिए हैं और ये 1900 से अब तक बोल दिए, इतना ही फर्क है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम दिए। तो क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था, या बोल देना HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उन्होंने उसका समय दिया संवत 1000 से 1350। फिर भक्ति काल संवत 1350 से 1700। रीति काल को उन्होंने 1700 से 1900 और आधुनिक काल से 1900 से अब तक ये चल रहा है। ठीक है, फिर गणपति चंद्र गुप्त
गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। तो उन्होंने आदिकाल नाम दिया और इसका समय कब मान लिया, सन 1184 से 1350 ईस्वी तक, 1184 से। फिर भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा उन्होंने और सन 1350 से 1600 ईस्वी तक माना। फिर रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा और सन 1600 से 1857 ईस्वी तक माना। फिर आधुनिक काल कहा और सन 1857 से अब तक चल रहा है, ऐसा कहता है गणपति चंद्रगुप्त। फिर यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित ग्रंथ। इसका मतलब क्या हुआ, डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे थे, ये संपादित किए थे। ठीक है, तो पूछता है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन से विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे थे, तो नगेंद्र का ऑप्शन आएगा, तो नगेंद्र लिख देना। हिंदी साहित्य का इतिहास का इन्होंने काल विभाजन किया, तो इन्होंने आदिकाल को दिया है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक होंगे। फिर भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक का समय मानते हैं। फिर रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मानते हैं। आधुनिक काल को ये 19वीं सदी के मध्य से अब तक चल रहा है बोले हैं। फिर आधुनिक काल को विभाजित किया है यहाँ पर पुनर्जागरण यानी फिर से जागरूक होना, भारतेंदु युग को भारतेंदु युग, और इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी माने हैं। फिर जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण तो हो गया, फिर जागरण में सुधार करेंगे, फिर द्विवेदी युग कहा जाता है उसे, इसका समय 1900 से 1918। ठीक है, फिर छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तो मान लिए। फिर छायावादोत्तर को फिर से दो भाग कर दिए भाई, एक क्या हो गया, प्रगति या प्रयोग काल जिसका समय 1938 से 1953 और दूसरा नवलेखन काल जो 1953 से अब तक चल रहा है। फिर आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपना इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकारोक्ति कुछ संशोधित के साथ इस प्रकार बताए हैं। रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को स्वीकार किए हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत तो संशोधित भी किए हैं। तो यहाँ पर आदिकाल को वीरगाथा काल 1000, वीरगाथा काल हुआ आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी माने संवत। पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है उसको सन 1350 से 1650 ईस्वी तक माने हैं। उत्तर मध्यकाल भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल सन 1650 से 1850 ईस्वी तक माने हैं। आधुनिक काल या गद्य काल को आधुनिक काल माने और सन 1850 से अब तक मान लिए। फिर अंत में आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, उनके काल विभाजन एवं नामकरण। तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपभ्रंश काल कहा, और भक्ति काल उसका सन 1400 से 1650 ईस्वी तक माने हैं। रीति काल का समय सन 1650 से 1857 ईस्वी तक माने हैं और आधुनिक काल का समय जो है सन 1857 से अब तक चलता निरंतर रूप से चल रहा है, ऐसा माने हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास इतना है, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।